इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है, जिसके एक्ट में अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल प्रपोज किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ की मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी या फिर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा? क्या जो वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ने कब्ज़े में ले रखी हैं उनको रिकवर किया जाएगा या फिर जो वक्फ की अपनी प्रॉपर्टी है उसे भी इंक्रोच कर लिया जाएगा? क्या जो मुस्लिम वेमेन हैं उनको इस एक्ट के ज़रिए एम्पावर किया जाएगा या फिर मुस्लिम एज ए कम्युनिटी और ज़्यादा बैकवर्ड होती चली जाएगी? सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस अमेंडमेंट के बाद जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मस्जिदें, मदरसे या खनकाहें या कब्रिस्तान, इन सब को भी इंक्रोच कर बलडोज कर दिया जाएगा या फिर इस अमेंडमेंट का कोई और मकसद है? कि कैसे पहले एक प्रोपोगंडा खड़ा किया गया कि वक्फ का इंस्टीट्यूशन इज स्टेट विद इन स्टेट, इसको कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है और इसके ज़रिए वक्फ बोर्ड जो है वो लोगों की प्रॉपर्टीज़, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़े में ले रही है, और फिर अचानक से एक बिल टेबल कर दिया जाता है जो कि पास नहीं हो सका और उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया जाता है और फिर से टेबल किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। आज हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वक्फ कहते किसे। इस्लाम ने जिन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया उनमें से एक चैरिटी भी है। आपने कई तरह की इस्लामिक चैरिटीज़ के बारे में सुन रखा होगा, जैसे ज़कात है, फितराना है, सदका है, खैरात है। उसी तरह की एक चैरिटी को हम वक्फ़ के नाम से जानते हैं। वक्फ़ उस तरह की चैरिटी को बोलते हैं जिसमें कोई मुसलमान, कोई बिलीवर अपनी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर देता है किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए। अगर इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझें तो अगर कोई इंसान अपना घर अल्लाह के नाम वक्फ कर देता है तो अब उस घर को या तो मस्जिद में तब्दील कर दिया जाएगा या किसी मदरसे में तब्दील कर दिया जाएगा या फिर किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए सच एज स्कूल या फिर गरीबों को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि कोई भी इंसान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन उसमें अपना इलाज करा सके। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो वक्फ है ये परमानेंट होता है, यानी अगर एक इंसान ने अपना घर वक्फ कर दिया अब वो उसमें कोई राइट क्लेम नहीं कर सकता। जब वो वक्फ कर देता है तो उसके तमाम राइट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसके पास? अल्लाह के पास। क्योंकि वक्फ की एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वक्फ उस चैरिटी को बोलते हैं जिसमें एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी के तमाम राइट्स अल्लाह को ट्रांसफ़र कर दे, यानी अल्लाह की ओनरशिप में दे दे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वक्फ दोनों तरीक़ों से हो सकता है। औरली भी किया जा सकता है कि हम लोगों के सामने में ऐलान कर दूं कि मेरी ज़मीन में अल्लाह के नाम पर वक्फ करता हूं तो वक्फ हो गया, या फिर वो रिटर्न में हो सकता है। प्रेफर ये करना चाहिए कि रिटर्न फॉर्मेट में दिया जाए ताकि उसकी अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो सके। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वक्फ का ओरिजिन कहाँ से है। क्या वक्फ 200 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, 400 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है? बल्कि अगर हम रिकॉर्ड्स पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि जो वक्फ का इंस्टीट्यूशन है वो कुरान से उसका ओरिजिनेट होता है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में कई मरतबा ये एम्फसाइज़ किया वो चैरिटी करें, और उस पर अमल दरामद सबसे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद किया। फिर सहाबाए किराम की कई एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि जहाँ पर सहाबाए किराम ने एक वेल खुदवाया, एक जिसके पास कोई कुआं था वो कुआं वक्फ कर दिया आम इंसानों के पानी के लिए। किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थी, कोई लैंड था, कोई बाग था, कोई बिल्डिंग थी, खैर मतलब कोई ढांचा था, उसको उन्होंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। फिर इसी तरीके से ये जो एक्ट है ये कंटिन्यू रहा, यानी जनरेशन टू जनरेशन मुस्लिम्स ने अपनी प्रॉपर्टीज़ वक्फ करना कंटिन्यू रखी। और आज 1400 साल बाद आपको दुनिया के हर कॉर्नर में जहाँ पर मुसलमान एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको वक्फ इंस्टीट्यूशंस या वक्फ प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। ये था वक्फ का ओरिजिन। अब अगर हम बात ये करें कि वक्फ की इंडियन कंटेक्स्ट में क्या हिस्ट्री है। अब अगर सवाल ये पूछा जाए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ इंडिया में कितना पुराना है या फिर कब से है, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जितना पुराना हिंदुस्तान में इस्लाम है उतना ही पुराना इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ भी है। जब से इस्लाम है तभी से इंस्टीट्यूशन ऑफ
वक्फ भी है, क्योंकि जैसे जैसे मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई और लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया और उन्हें ये चीज़ जब मालूम हुई कि चैरिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है इस्लाम में, देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इन इस्लाम, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना शुरू कर दी। यही वजह है कि अगर आज हम इंडिया में इस चीज़ पे बात करें कि कितनी प्रॉपर्टीज़ इस वक्त वक्फ इंस्टीट्यूशन के पास मौजूद हैं, तो आंसर आता है 8,72,326। अगर उसको हम लैंड में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 9,40,000 एकड़्स लैंड बनती है। यानी कि अगर इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसको इस्तेमाल में लाया जाए, जो इस्टिमेटेड रेवेन्यू है पर ईयर वो 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ है। यानी कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ के ज़रिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, एटलीस्ट मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जा सकता है। उनको जो माली बहरान है, इकोनॉमिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड है, उनको उस बैकवर्ड से निकाला जा सकता है। मगर ये जानकर आपको हैरानी होगी, जो इंस्टीट्यूशन के पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद जो इस वक्त रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 163 करोड़ ही है। कहाँ 163 करोड़ और कहाँ 1.2 लाख करोड़ रुपीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके रीज़न्स क्या हैं। मेनली इसके रीज़न्स जो हैं वो इंक्रोचमेंट्स हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का एक बड़ा हिस्सा इंक्रोच किया गया है, पब्लिक ने इंक्रोच किया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ने उनको इंक्रोच किया है। जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास है भी वो रेंट पर है और उसका रेंट बहुत कम है। यानी कि अगर एक जगह 10,000 रुपये रेंट है तो वो आज 100 रुपये रेंट पे दी गई है, कहीं 10 रुपये 15 रुपये रेंट पर भी दी गई है। फिर उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल जो करप्शन है वो भी एक सबसे बड़ी वजह वक्फ के रेवेन्यू जो जनरेट नहीं हो पा रहा उसकी। अब हम बात करते हैं कि वक्फ की इंडिया में लीगल हिस्ट्री क्या है। को जानने के लिए जानना ज़रूरी है कि 1910 के आसपास वक्फ अल-औलाद को लेकर एक डिबेट चल रही थी। वक्फ अल-औलाद किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वक्फ को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पब्लिक वक्फ जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, और फिर प्राइवेट वक्फ। प्राइवेट वक्फ को वक्फ अल-औलाद भी कहते हैं। यानी कि कोई मुसलमान अगर अपनी प्रॉपर्टी को अपने डिसेंडेंट्स के लिए वक्फ कर देता है और जब उसके डिसेंडेंट्स किसी वजह से ख़त्म हो जाएंगे तो वो पब्लिक वक्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम प्राइवेट वक्फ के नाम से जानते हैं, वक्फ अल-औलाद के नाम से जानते हैं। तो उस दौर में ये डिबेट चल रही थी कि वक्फ अल-औलाद एक वैलिड वक्फ है भी या नहीं। मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने अब्दुल फताह महमद वर्सेस रसूल में ये डिसीजन दिया कि प्राइवेट वक्फ वैलिड ही नहीं, यानी वक्फ औलाद वैलिड ही नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस पर रिजेंटमेंट दिखाई, लोगों ने, और रिप्रेजेंटेशन दी उस वक्त की गवर्नमेंट को। तो इसके रिजल्ट में गवर्नमेंट ने मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें वक्फ औलाद को वैलिड करार दिया गया। यानी कोई भी मुसलमान प्राइवेट वक्फ क्रिएट कर सकता था। मगर उसमें एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि ये जो वक्फ औलाद को लेकर जो सेक्शन इंट्रोड्यूस की गई, ये रिट्रोस्पेक्टिवली वैलिड नहीं थी। यानी कि अगर किसी शख्स ने 1913 के बाद वक्फ औलाद को एग्जीक्यूट किया तो वो वक्त वैलिड, मगर 1910 में 1810 में किसी शख्स ने अगर प्राइवेट वक्फ क्रिएट किया है अपने डिसेंडेंट्स के लिए तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके रिजल्ट में अगेंस्ट डेलिब्रेशंस हुई और 1930 में 1913 के वक्फ एक्ट को अमेंड किया गया और इस वक्त प्राइवेट वक्फ को रिट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया। अब 1810 वाला 1710 वाला प्राइवेट वक्फ भी वैलिड माना गया। अब इसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो 1954 में वक्फ एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको वक्फ एक्ट 1995 ने रिप्लेस किया, जो 2013 में रिसेंटली अमेंड हुआ था। और अब एक मरतबा फिर 2024 में वक्फ एक्ट ऑफ 1995 को अमेंड करने की बात की जा रही। हम उस पर बात करेंगे कि वो अमेंडमेंट क्या क्या है, मगर उससे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, वो है स्ट्रक्चर ऑफ वक्फ। जो स्ट्रक्चर ऑफ वक्फ है वो सेंट्रल लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसको हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नाम पर जानते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान भर के तमाम बोर्ड्स पर नज़र रखे। और बोर्ड्स जो वक्फ बोर्ड्स हैं वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी स्टेट में वो इस तरह के बोर्ड्स को क्रिएट करे। अभी हिंदुस्तान में 32
के आसपास वोट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें अगर स्टेट को लगता है कि शिया और सुन्नी वोट्स अलग अलग बन सकते हैं, देयर कैन बी मोर देन वन वोट्स है, और हैं भी। अब अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल में, जिसके 3 मेंबर्स हैं, जो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करे। ये था वक्फ का स्ट्रक्चर, ताकि आपको अमेंडमेंट समझने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं कि 2024 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या क्या सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि करंट गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा क्या काम किए, तो जवाब है नाम चेंज किए। सिर्फ सिटीज़ के और टाउन्स के ही नहीं, बल्कि लॉज के भी, जैसे कि क्रिमिनल लॉज में और मेरे फेलो एडवोकेट्स अभी तक इस कश्मकश में स्ट्रगल में है कि नामों को कैसे प्रोनाउंस किया जाए। तो ये कैसे मुमकिन था कि एक वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट लाई जाती और नाम न तब्दील किया जाता। तो यानी कि सबसे पहली जो तब्दीली है वो नाम की है। वक्फ को तब्दील कर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट कर दिया गया है। बहुत इलॉजिकल लगता है क्योंकि लफ्ज़ अट्रैक्टिव बनाना था उम्मीद, तो इसलिए ये सारी चीज़ें डाल दी, एफिशिएंसी, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, और बीच में जाके पता चलता है कि इस तरह की कोई बात है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चेंज है जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और क्रिटिसाइज़ किया भी जाना चाहिए, वो ये है कि जब ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ये ऑफिशियल गज़ट में आ जाएगा तो उस दिन से लेकर अगले 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। यानी कि 9 लाख के आसपास प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर किया जाएगा सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर। ये लगभग नामुमकिन है। यानी कि आप ये समझ के चलिए कि 10% भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 6 महीनों के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं की जा सकेंगी। उसकी बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि वक्फ ओरल भी होता है, अगर ओरल है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो वक्फ की प्रॉपर्टी वो सिर्फ टाउन्स और सिटीज़ में नहीं है बल्कि दूर दूर गाँव में भी मौजूद है, और आप जानते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाना कितना मुश्किल है। चाहे आप तमाम अपनी इंस्टीट्यूशंस को मोबिलाइज़ कर दें तब भी वहाँ तक रसाई हासिल करना आसान नहीं है। और तीसरा ये कि वक्फ कोई 100 साल पुराना इंस्टीट्यूशन नहीं है, 1000 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। तो रिकॉर्ड्स ढूंढना, वो तमाम चीज़ें, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें, यानी कि 6 महीनों के अंदर इसको रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। और 6 महीने के बाद अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, अगर आप किसी ट्राइब्यूनल, किसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आपको कोई भी इंसाफ नहीं मिलेगा। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वक्फ के पास है उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हैं वो अनरजिस्टर्ड रह जाएंगी। तो शायद ये गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा या लोगों के लिए आसान हो जाएगा उनको इनक्रोच कर लेना और उनको अपने इस्तेमाल में लाना। यानी कि ये इस बिल का सबसे डेंजरस पॉइंट है कि रजिस्टर नहीं कर पाएंगे तो उसको इनक्रोच कर लिया जाए। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट एक और अमेंडमेंट है, वो ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास रहेगी। यानी गवर्नमेंट ने अगर क्लेम कर दिया कि फ़लाँ मदरसे, फ़लाँ मस्जिद, फ़लाँ कब्रिस्तान जो है वो बिलोंग करता है गवर्नमेंट को, तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, आप जानते हैं हमारे सिविल कोर्ट्स की हालत क्या है। अगर उसका फैसला नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास रहेगी, चाहे फिर गवर्नमेंट उसके साथ कोई भी हशर करे। एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ये है कि अब वक्फ बोर्ड्स में 2 नेसेसरली नॉन मुस्लिम्स इंक्लूड किए जाएंगे। मैं इस चीज़ पे बात नहीं करूँगा कि मुतवल्ली मुस्लिम हो सकता है, नहीं हो सकता है, या बोर्ड का मेंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मगर सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि वक्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और वक्फ मुसलमान करते हैं, यानी कि वो अल्लाह की ओनरशिप में अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, उसमें ये ऑब्सेशन क्यों है कि नॉन मुस्लिम्स को ऐड किया जाए। ये वैसा ये कितनी अजीब बात है, लॉजिकल बात है कि किसी मंदिर का कोई ट्रस्ट है, उसमें मुसलमान ये डिमांड करें हमें भी उसका मेंबर बनाया जाए। कोई सिख गुरुद्वारे का कोई ट्रस्ट, कोई कमेटी है, हिंदूज़ या उसमें क्रिश्चियंस डिमांड करें कि हमें, उसी तरह चर्च की कोई कमेटी या ट्रस्ट है उसमें जो है वो जैन डिमांड करें कि हमें उसका मेंबर बनाया जाए। तो ये बहुत इलॉजिकल सी बात है, मुझे समझ नहीं आती कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि प्रेजेंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स रहे, बड़ी स्ट्रेंज बात है। और दूसरी तरफ अगर कहीं पर कोई
नॉन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर तो इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको सेकुलराइज करने की कोशिश नहीं की जाती। और एक और जो अमेंडमेंट लाया गया वो ये लाया गया कि जो ट्राइब्यूनल था जिसको स्टेट्स ने इस्टेब्लिश करना था उसमें 3 मेंबर्स ऐड करने थे। उसमें से जो पहला मेंबर था वो इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट जज था। दूसरा जो मेंबर था वो ऑफिसर इक्विवेलेंट इन द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। और जो तीसरा था वो एक्सपर्ट ऑफ मुस्लिम लॉ या जूरिस्प्रूडेंस। अभी तीसरा जो एक्सपर्ट ऑफ मुस्लिम लॉ या जूरिस्प्रूडेंस था इसको हटाकर इस ट्राइब्यूनल को 2 मेंबर के बेस पर बना दिया गया है। देखिए, जो ट्राइब्यूनल बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर फील्ड के केसेस को डील किया जाए, और उसमें अगर उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे तो ज़्यादा इंसाफ हो सकेगा। तो दीज आर द अमेंडमेंट्स। अब अगर हम बात करें कि इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए गवर्नमेंट क्लेम क्या कर रही है, व्हाट आर द क्लेम्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या वो क्लेम सच्चे या नहीं, अब हम उस पर बात करते हैं। पहला जो क्लेम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए वक्फ मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होगी, यानी कि मैनेजमेंट बेहतर बनेगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, सारी की सारी चीज़ें। मगर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, पूरे के पूरे बिल में कहीं एक जगह भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हज़ारों के नंबर में तमाम स्टेट्स में इनक्रोच की हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ने, उनको कैसे रिकवर किया जाएगा, या नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ने उनको कैसे रिकवर किया जाए। दूसरा क्लेम ये किया जा रहा है कि दिस इज़ ए स्टेट विद इन स्टेट। पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि वक्फ प्रॉपर्टी स्टेट विद इन स्टेट है। उसके लिए एग्जांपल्स क्या दिए गए कि इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कहीं, और वक्फ बोर्ड के किसी मेंबर ने किसी जगह पर हाथ रख दिया, किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर दिया तो प्रॉपर्टी उसी की हो जाती है। ऐसा लगता है कि वक्फ के मेंबर किसी फुटपाथ पर चल रहे हैं, उन्होंने किसी फुटपाथ पर हाथ रख दिया, वो फुटपाथ उनका, किसी की दुकान पर गाड़ी पर हाथ रख दिया तो वो गाड़ी उनका। लिटरली इलॉजिकल चीज़ें। अब हम इसको डिबंक करते हैं कि क्या सच में इट इज़ ए स्टेट विद इन स्टेट, क्या स्टेट का कंट्रोल नहीं है, क्या इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो इसको जानने के लिए आप सिर्फ ये समझें कि जो वक्फ एक्ट है वो कौन इनेक्ट करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, द कोर ऑफ होल इंस्टीट्यूशन, उसको इस्टेब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अंडर सेक्शन 9। उसके मेंबर्स को कौन जो है वो अपॉइंट करता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। अब स्टेट के लेवल पर जो वक्फ बोर्ड है, क्या वक्फ बोर्ड को इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं कि वो खुद ब खुद कुछ लोग मिलकर उसको वजूद में लाते हैं? नहीं, उसको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती है कि इन वक्फ बोर्ड्स में वो मेंबर्स को अपॉइंट करे। फिर उसके बाद जो सर्वे ऑफिसर्स अभी जो बनाए जा रहे हैं, जिसको कलेक्टर ने रिप्लेस किया है, वो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर उसके बाद जो ट्राइब्यूनल है जिसने ये तमाम चीज़ें डिसाइड करनी है, डिस्प्यूट डिसाइड करनी है, उसको कौन वजूद में लाता है? ऑफ कोर्स सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, और उसके जो मेंबर्स हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो फिर ये कहा जाता है कि इट इज़ ए स्टेट विद इन स्टेट। अगर आप एक मेयर रीडिंग दे दें इस पूरे एक्ट को, आपको समझ में आ जाएगी ये महज प्रोपेगेंडा है। These are the most illogical and misinformation thing you could ever read about वक्फ thing। इसके अलावा एक और illogical चीज़ ये है, थोड़ी टेक्निकल भी है, कि there is no judicial review। यानी कि अगर ट्राइब्यूनल ने या वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया या कोई डिसीजन ले लिया, उसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। देखिए, जो ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोर्ट्स के बर्डन्स कम हो, मगर आप हायर कोर्ट को हमेशा अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आप जो करंटली जो इम्प्लीमेंटेड एक्ट है वक्फ का 1995 का, उसकी प्रोविज़ो 83 पड़े, वो क्या है? नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर वेदर इंटरिम और अदरवाइज गिवन और मेड बाय द ट्राइब्यूनल। इतना पढ़ के छोड़ दिया गया और लोगों ने भी यकीन कर लिया कि हाँ बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू नहीं है, आप अप्रोच नहीं कर सकते। मगर आगे पढ़ना भूल गए। आगे क्या? प्रोवाइडेड दैट ए हाई कोर्ट में ऑन इट्स ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द बोर्ड और एनी पर्सन एग्रीव कॉल्ड and examine the records relating to any dispute, question or other matter which has been determined by the tribunal for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of such determination, and may confirm, reverse or modify such determination or pass such other order as it may think fit। यानी कि हाई कोर्ट खुद भी सो मोटो ले सकता है किसी ऑर्डर के खिलाफ, किसी डिसीजन जजमेंट के खिलाफ, या फिर कोई एग्रीव्ड पर्सन है वो भी हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अगेंस्ट अ डिसीजन ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। मगर
पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है हमारे लोग। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो बेचा जा रहा है वो ये कि वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट किया हमने, इसमें जो प्रपोज्ड बिल है उसमें हमने वीमेन को एम्पावर किया। यानी कि आप प्योर वक्फ लॉ देखें, इस्लामिक लॉ देखें, कुरान देखें, सुन्ना देखें, या फिर आप जो करंटली जो इम्प्लीमेंटेड वक्फ एक्ट है 1913 से लेकर 1995 तक, आपको एक जगह भी ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर ये लिखा हुआ हो कि विमेन आर नॉट अलाउड टू मैनेज द वक्फ। दे आर वेरी मच वेलकम। हाँ, वो अलग बात है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है कितना नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए जिस तरीके से। और बहुत सारी खामियाँ हैं वक्फ बोर्ड में, इंटरनली खामियाँ हैं जो कम्युनिटी ने जो ढील दे रखी थी लोगों को, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की जो प्रोडक्टिविटी है वो 1.2 लाख करोड़ से गिरकर 163 करोड़ पर है इस वक्त। उसी तरीके से वुमेन की जो प्रेजेंस है वो कम हो सकती है, मगर कानूनी सतह पर ये कोई भी जो है वो प्रोडक्टिव अमेंडमेंट नहीं है कि जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी अब कर दी, महज प्रोपेगेंडा। दिस वाज ऑल अबाउट वक्फ अमेंडमेंट 2024। आपकी इस पे क्या राय है, आपका इस पे क्या सजेशन है? आपको क्या लगता है कि इस अमेंडमेंट के पीछे गवर्नमेंट की क्या इंटेंशंस हो सकती हैं, इसका इम्पैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी पे क्या पड़ेगा? डू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।